Welcome, dear learners, to the Faro Focus, where we seek guidance and precision for your growth. In this NEET Biology lecture series, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर और हम पढ़ रहे थे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन. बाय द लास्ट लेक्चर बच्चों, हम सभी पढ़ रहे थे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें हमने जाना था कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया जो कि मेल जर्म सेल्स होते हैं उनसे स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है. हमने कहा था कि इनकी शुरुआत प्यूबर्टी में होती है, इस प्रोसेस की शुरुआत, और यहाँ तक कि बुजुर्गों में भी ये प्रोसेस चलती रहती है और स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में 74 दिनों में लगभग कंप्लीट होता है, जिसमें पहले मल्टीप्लिकेटिव फेज होती है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करके और स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, जिसमें से टाइप बी ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करके स्पर्मेटिड्स बनाता है. ये स्पर्मेटिड्स स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स और एंड्रोजन्स के प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स, इसमें से 50% में एक्स क्रोमोसोम, 50% में वाई क्रोमोसोम था. इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ वाज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, और इस दौरान काफ़ी सारे चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं स्पर्मेटोजोआ के अंदर. आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम फोकस करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है उसका हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है. So we shall be focusing on hormonal regulation of spermatogenesis. Hormonal regulation of spermatogenesis. देखिए, बहुत ही बेसिक सा ये है. आप क्लास 11th के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन के अंदर इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते हैं. सो वी शैल कंटिन्यू दैट थिंग ओनली. हाइपोथैलेमस से बच्चों प्यूबर्टी के दौरान आप जानते हैं रिलीज़ होता है एक हार्मोन जिसे आप बोलते हो GnRH. व्हाट डू यू कॉल दैट हार्मोन एज? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बच्चों जाकर के काम करता है एडिनोहाइपोफाइसिस या इंटीरियर पिट्यूटरी या फिर आप कह सकते हो पार्स डिस्टालिस पर. और यहाँ एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज़ होते हैं दो हार्मोन्स जिन्हें आप बोलते हो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ICSH या LH. FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसी को हम स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मेल्स के अंदर ICSH के तौर पर जानते हैं. FSH बच्चों काम करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर, इट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, और वहीं LH एक्ट करता है किन पर? LH एक्ट्स ऑन लीडिक सेल्स, या हम इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं. सर्टोली सेल्स अंडर द एक्शन ऑफ FSH प्रोड्यूस करते हैं दो चीज़ें. एक को हम बोलते हैं इनहिबिन, दूसरे को हम बोलते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स. इसके अलावा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंटी मुलेरियन हार्मोन जैसी कई सारी चीज़ें ये रिलीज़ करते हैं. लिखना चाहे तो हम उसे भी लिख सकते हैं. लेट अस राइट एंटी मुलेरियन फैक्टर और एंटी मुलेरियन हार्मोन और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ये सारी चीज़ें सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. वहीं दूसरी तरफ लीडिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स. सो लेट अस मेंशन एंड्रोजन्स. आप देखोगे बच्चों कि ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो है ये हेल्प करते हैं इन स्पर्मियोजेनेसिस. हेल्प इन व्हाट? स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें ये मदद करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे. वहीं एंड्रोजन जो है ये स्टिमुलेट करते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस. क्या स्टिमुलेट करते हैं ये? स्पर्मेटोजेनेसिस. अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की वेल रेगुलेटेड प्रोसेस होती है बच्चों. याद रखिए, जैसे ही बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है इनहिबिन का लेवल बढ़ जाता है और ये अल्टीमेटली नेगेटिव फीडबैक देने लगता है बच्चों. क्या करने लगता है? इनहिबिन स्टार्ट्स गिविंग नेगेटिव फीडबैक. और ये किसे नेगेटिव फीडबैक देता है? इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक ऑन एडिनोहाइपोफाइसिस. स्पेसिफिकली वो भी किसे जाता है? स्पेसिफिकली टू FSH. ओके, नेगेटिव फीडबैक, इससे ये प्रोसेस रेगुलेट करते हैं स्पेसिफिकली टू FSH. प्लीज़ रिमेंबर, स्पेसिफिकली टू FSH. तो FSH का लेवल खास तौर पे डाउन करता है. ठीक इसी तरीके से एंड्रोजन्स जो होते हैं बच्चों, ये एंड्रोजन्स भी नेगेटिव फीडबैक देते हैं एंड दे गिव नेगेटिव फीडबैक इन पर्टिकुलर टू
एडिनो हाइपोफाइसिस एज वेल एज टू हाइपोथैलेमस, जिससे कि प्रोसेस जो है वेल रेगुलेट रहे। तो ये हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देंगे और ये एडिनो हाइपोफाइसिस को भी नेगेटिव फीडबैक देंगे लाइक दिस। जब ये एडिनो हाइपोफाइसिस पर नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो पाया गया है कि ये स्पेसिफिकली LH के ऊपर काम करते हुए दिखाई देंगे और इस तरीके से पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वेल रेगुलेटेड रहती है। ठीक, टू LH स्पेसिफिकली इट इज़ गिविंग नेगेटिव फीडबैक। सो वेरी इजी टू रिमेंबर, हाइपोथैलेमस से GnRH आया जो एडिनो हाइपोफाइसिस पे काम किया, जिसने FSH और LH रिलीज करे। FSH ने सर्टोली सेल को स्टिमुलेट किया, तो उन्होंने इनिबिन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन AMH और SMF बनाए। ये SMF स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करेंगे और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजन्स को कॉन्सेंट्रेट करवा के रखेंगे इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वहीं LH लीडिंग सेल पर काम करता है और लीडिंग सेल बनाते हैं एंड्रोजन जो एंटर करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, जहां ABP के साथ बाइंड करके वहीं कॉन्सेंट्रेट हो गया। और इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इट विल स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस और इस तरीके से पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंट्रोल्ड में है। ध्यान रहे कि यही पर्टिकुलर प्रोसेस वेल रेगुलेटेड भी है। जब बहुत ज़्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है ऑटोमेटिकली इनहिबिन का बढ़ा हुआ लेवल नेगेटिव फीडबैक देता है एडिनो हाइपोफाइसिस को, खास तौर पे FSH के लिए। एट द सेम टाइम एंड्रोजन्स नेगेटिव फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस एडिनो हाइपोफाइसिस पर, खास तौर पर LH को नेगेटिव फीडबैक देकर डिक्लाइन करवा दिया जाता है। ऐसे करके पूरी प्रोसेस वेल रेगुलेटेड होती है। अब हम जान लेते हैं स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर के बारे में। लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, कि कैसा इंसान का स्पर्म जो है दिखाई पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले स्पर्म का हेड आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। हम स्पर्म के हेड को यहाँ पर बनाने की कोशिश अगर करें, दिस इज़ द स्पर्म हेड स्टूडेंट्स। स्पर्म हेड के बाद में आपको देखने को मिलती है छोटी सी एक नेक, और इस नेक के बाद में आपको देखने को मिलती है क्या, मिडिल पीस लाइक दिस। और ये मिडिल पीस जो है बच्चों याद रखिए, दिस मिडिल पीस continues into a tail that is called as flagellated tail here like this. This is a flagellated tail. कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको टेल में देखने को मिलता है। इस टेल के अंदर याद रखें कि रन कर रहा होता है एक एक्सियल फिलामेंट लाइक दिस। ये एक्सियल फिलामेंट यहाँ से रन कर रहा है, कुछ इस तरीके से एक्सियल फिलामेंट रन करता है और आखिरी के थोड़े पोर्शन में साइटोप्लाज्म की शीट इसके अराउंड नहीं होती, जिसे हम एंड पीस बोलेंगे। आप देखो कि स्पर्म के हेड के अंदर बच्चों, इन द हेड ऑफ द स्पर्म मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस। तो स्पर्म के हेड में मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस इज लाइक दिस, न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई कर रखी है कुछ इस तरीके से। ओके और आप देखोगे कि स्पर्म के इस हेड के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको छोटा सा देखने को मिलता है उसे कहा जाता है एक्रोसोम। देन यू सी इन द नेक रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम थोड़ा सा साइटोप्लाज्म दिखाते, बहुत पतली सी स्ट्रिंग में साइटोप्लाज्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। सो दिस इज द साइटोप्लाज्म दैट वी हैव ट्राइड टू बेसिकली शो इन हियर लाइक दिस। ओके, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, आपको देखने को मिलती है नेक। नेक के अंदर आपको 2 सेंट्रियोल्स देखने को मिलते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द सेंट्रियोल्स दैट यू विल बी सीइंग कॉल्ड एज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसके अलावा एक और सेंट्रियोल आपको देखने को मिलता है, दिस इज़ कॉल्ड एज द डिस्टल सेंट्रियोल। इसके अलावा आप देखते हो मिडिल पीस की तरफ जब जाते हो तो मिडिल पीस के अंदर स्पाइरली अरेंज्ड आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। दीज आर सम स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ इस तरीके से ये स्पाइरली अरेंज। तो ये हमने बना ली है बच्चों स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडिल पीस। अब हम अगर इसकी लेबलिंग की तरफ चलते हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स यू डू सी हियर, तो सबसे पहली लेबलिंग हमें दिखाई देती है यहाँ पर टॉप पर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्रोसोम। क्या कहलाती है लेबलिंग बच्चों, ये है एक्रोसोम, कैप लाइक स्ट्रक्चर ओवर द हेड ऑफ द स्पर्म। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर over the head of the sperm, okay, over sperm head,
और याद रखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्पर्म लाइसेंस। क्या बोला जाता है जिन्हें? स्पर्म लाइसेंस। और ये पर्टिकुलर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है दे हेल्प इन डिजॉल्विंग एग एनवेलप। फर्टिलाइजेशन के दौरान एग की जितनी लेयर्स होगी उन लेयर्स को डिजॉल्व करने के लिए इस पर्टिकुलर एक्रोसोम की ज़रूरत पड़ती है। देन यू सी in the head you also observe second important structure that is referred to as what? Nucleus। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियस। और स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर टोटल 23 क्रोमोसोम होंगे। कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे। या तो वो 22+X टाइप का होगा या फिर वो 22+Y, जिसमें से 22 ऑटोसोम से और एक X क्रोमोसोम दैट इज सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम, और 22 ऑटोसोम से एक सेक्स क्रोमोसोम Y के तौर पर हो सकता है। So this was all about the head of the sperm. So we can say this what? These two structures together comprise the head of the sperm, the first part of the sperm's structure. इसके अलावा आप देखो यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाई देता है नेक। नेक के अंदर एक तो हमें दिखाई पड़ रहा है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या दिखाई पड़ता है हमें? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दिखाई पड़ता है। बच्चों ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या काम आता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट ने पहले क्लीवेज डिवीजन के लिए स्पिंडल्स बनवाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट क्लीवेज इन जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के अंदर फर्स्ट क्लीवेज के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। देन आपको देखने को मिलता है नेक के अंदर ही एक दूसरा स्ट्रक्चर, दिस इज रेफर्ड टू एज व्हाट स्टूडेंट्स? दिस इज रेफर्ड टू एज डिस्टल सेंट्रियोल। ये लगभग मिडिल पीस के ठीक ऊपर ही होता है, एकदम उससे लगा हुआ दिखाई पड़ता है। डिस्टल सेंट्रियोल जो है इट फॉर्म्स द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर स्पर्म फ्लैजिला। ये क्या बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है फॉर स्पर्म फ्लैजिला और स्पर्म की टेल। ये दोनों स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके हम क्या कह दे रहे हैं? दीज टू स्ट्रक्चर्स इन कॉम्बिनेशन आर रेफर्ड टू एज नेक ऑफ द स्पर्म। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है एक तीसरा स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पर, जिसे हम बोल रहे हैं मिडिल पीस। दिस इज व्हाट स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड एज मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म। तीसरा स्ट्रक्चर है ये स्पर्मेटोजोआ के अंदर। और इस मिडिल पीस के अंदर क्या देखने को मिलता है? इट कंटेन्स अ स्पाइरल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिलता है इसमें देखने को? स्पाइरल देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इस स्पाइरल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है नेबेनकर्न। व्हाट इट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट्स? नेबेनकर्न। और ये स्पाइरल हेल्प करता है इन प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी। यू ऑफन से कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वही काम यहाँ पर कर रहा है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर स्विमिंग और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, फॉर स्विमिंग और व्हाट? मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। इसके लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा आपको चौथा स्ट्रक्चर एक देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड एज द टेल। टेल की स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा फोकस करें। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या? प्रिंसिपल पीस, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एंड पीस। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? एंड पीस। याद रखिए टेल के इस प्रिंसिपल पीस की बात करें तो इट इज कवर्ड बाय साइटोप्लाज्म। ओके, कवर्ड बाय व्हाट? साइटोप्लाज्म। वहीं एंड पीस की बात करें तो इट इज नॉट कवर्ड बाय साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की शीट नहीं है यहाँ पर। ये दोनों ही स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं क्या? टेल। फ्लैजिलेटेड इस टेल को बोलते हैं। माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट इसमें 9+2 अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। फ्लैजिला जो होता है वो आपको मालूम ही है, कंटेन्स 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसमें क्या है? 9+2 अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज दैट सेकेंड पार्ट? हेल्प्स द स्पर्म इन मोटिलिटी, रिक्वायर्ड फॉर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोटिलिटी के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है।
तो आपने देखा स्पर्मेटोजोआ के पास टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हैं, अ टोटल ऑफ 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन इन अ स्पर्मेटोजोआ। व्हाट आर दोज 4 स्ट्रक्चर्स? एक को आपने कह दिया हेड, दूसरे को आपने कहा नेक, तीसरे को आपने कहा मिडिल पीस, चौथे को आपने कहा टेल। लेट मी लेबल देम वंस अगेन। हेड 1, नेक 2, मिडिल पीस 3 एंड टेल इज द 4th इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन के स्पर्म का। अब हम स्पर्म के बारे में बात करते हैं तो हम सम टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी इन मेल्स देख लेते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी इन मेल्स। मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी से जुड़े हुए कुछ टर्म्स को हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि आगे अगला चैप्टर जो है हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है, जिसमें हमें इनफर्टिलिटी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में जानने को मिलेगा। तो उसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे एक टर्म आपको देखने को मिलता है एजूस्पर्मिया। इसका मतलब होता है कि मेल स्पर्म बना ही नहीं पा रहा है। एक होता है ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म बन तो रहे हैं बट बहुत ही लो काउंट है, लगभग 20 मिलियन से भी कम स्पर्म बनते हैं। कई बार होता है स्पर्म बनते हैं बट वो डेड बनते हैं, तो उसे बोलते हैं नेक्रोस्पर्मिया। स्पर्म अगर बने हैं बट मोटिलिटी अच्छी नहीं है तो एस्थेनोसूस्पर्मिया। और कई बार स्पर्म बने बट उनकी मॉर्फोलॉजी खराब है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेरेटोजूस्पर्मिया। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो स्पर्म्स की साथ जुड़ी हुई है, मेल की इनफर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। एजूस्पर्मिया मतलब कोई स्पर्म ही नहीं बन रहा है, नो स्पर्म फॉर्मेशन। वहीं दूसरी तरफ ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है लो स्पर्म काउंट। वहीं तीसरी तरफ नेक्रोस्पर्मिया का मतलब होता है डेड स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म बनता तो है बट कैसा बनता है? डेड बनता है, तो डेड स्पर्म फॉर्मेशन। एस्थेनोजूस्पर्मिया का मतलब होता है डिफेक्टिव स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म बन रहे हैं बट मोटिलिटी क्या है? बहुत ही पुअर है, तो डिफेक्टिव स्पर्म मोटिलिटी। और टेरेटोजूस्पर्मिया का मतलब होता है डिफेक्टिव स्पर्म मॉर्फोलॉजी। ठीक से उसका हेड नहीं बना है, शेप सही नहीं है, ये सारी चीज़ें होती है, तो डिफेक्टिव स्पर्म मॉर्फोलॉजी। सो दिस वाज some of the important terminologies associated with infertility in males. So today's lecture dealt with only these few many things, like you learnt about hormonal control of spermatogenesis, then you focused on the structure of sperm, and ultimately you learnt about some technical terms related to infertility in males. इनको headings है तो headings को हम थोड़ा सा boxes के अंदर डाल देते हैं और फिर आज का lecture हम end करेंगे. For any doubts you can reach out to me at Farofocus Telegram channel or in the comment box, or you can even go through the RBT Teachers Zoology Telegram channel as well. Anywhere you go, you will find out the important doubt solvings. You may get their question papers and many other things. Time being, thank you very much everybody, and please keep learning, keep watching, and yes, read your NCERT, make your own handmade notes, and that will only help you increase your scores in any of the examination, may it be your institute test or any test series that you join. So for that, just make your runny notes like we teach in the class. That's why you have to make your notes as well. Read your NCERT, add some pointers from it, solve NCERT exemplar, and yes, read a book rather than going for AI. Once again, thank you very much everyone.